आइए बच्चों, आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एहसान दानिश, इसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों, यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 प्रश्न एग्जाम में बनने ही बनने हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 5 से 6 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आप लिख लीजिए 100%। तो आइए हम शुरू करते हैं। बच्चों, एहसान दानिश, बच्चों यह एक खुदनवीस्त है। खुदनवीस्त का मतलब होता है बच्चों आत्मकथा। आत्म मतलब होता है खुद से, कथा मतलब कहानी। जो कहानी खुद से लिखी जाए उसे हम आत्मकथा खुदनवीस्त कहते हैं। खुदनवस्त नहीं बच्चों, खुदनवीस्त, खुदनवीस्त कहते हैं। अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी। बच्चों खुदनवीस्त, अब ऐसे एग्जाम में मत लिख दीजिएगा कि आत्म मतलब खुद से, कथा मतलब कहानी, तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ऐसे लिखिएगा बच्चों खुदनवीस्त। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद कामयाबी की मंजिल तक पहुंचता है, तो वह इंसान अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ जिसमें उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उस पर एक कहानी खुद से लिख देता है। दूसरों से नहीं लिखवाता, खुद से लिख देता है, जिसे हम आत्मकथा या खुदनवीस्त या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है। मैंने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में बोल दिया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। खुदनवीस्त, खुदनवीस्त लिखने का मकसद यह होता है बच्चों कि वह इंसान आवाम को यह दिखाना चाहता है कि मैंने किस प्रकार मुश्किलों से लड़कर कामयाबी की मंजिल पाई, ताकि अगली बार अगर कोई इंसान मुश्किलों से हार कर बैठ जाए और जब वह यह आत्मकथा पढ़े तो उसे लगे कि इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूँ जिसको मुश्किलें हैं। बहुत से लोग गुजरे जिनके साथ ज़िंदगी ने इंसाफ नहीं किया और उनके ज़िंदगी में लाख मुश्किलें थीं, लेकिन उन मुश्किलों से लड़कर और उनको दरकिनार करके उन्होंने कामयाबी पाई। बच्चों उन्हीं में से थे एक एहसान दानिश। बच्चों इनकी माली हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन, माली हालात इतनी तंग थी, मतलब घर में पैसे की इतनी दिक्कत थी कि इनको मजदूरी करना पड़ा। बच्चों मजदूरी, बहुत ही कम उम्र में, 11 साल की उम्र में इनको मजदूरी करना शुरू करना पड़ा। लेकिन पढ़ने का शौक़ इतना था कि मजदूरी करने के बाद भी ये पढ़ाई का दामन कभी नहीं छोड़े और पढ़ाई करते रहें। और जिस यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी बन रहा था, उस यूनिवर्सिटी में ये लेबर का काम करते थे, मजदूर का काम करते थे। और एक समय आया, अपने मेहनत के बल पर उसी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर बन जाते हैं। बच्चों प्रोफेसर, अब देखिए मजदूर से सीधे प्रोफेसर, ये क्या है, मुश्किलों से लड़कर ही तो बने। तो वही बात है बच्चों, जो इंसान मुश्किलों से लड़कर कामयाबी पाता है तो अपनी ज़िंदगी में उसके साथ जो जो गुजरा, जो जो उसने देखा, उसको एक वो अपनी कहानी खुद से लिख देता है, ताकि दूसरा इंसान पढ़े तो उसके अंदर भी मोटिवेशन आए और वो भी कुछ करने के लिए आगे आए। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप ये बात समझ गए होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। कह रहा है एहसान दानिश, असल नाम एहसानुल हक और तखल्लुस दानिश है। बच्चों इनका असल नाम एहसानुल हक था। तखल्लुस मतलब शेरो शायरी में शायर द्वारा इस्तेमाल किया गया नाम ही तखल्लुस कहलाता है। ये याद रखिएगा, असल नाम एहसानुल हक और तखल्लुस दानिश है। 1914 में पैदा हुए। एहसान के वालिद काजी दानिश अली कस्बा बागपत जिला मेरठ के रहने वाले थे। हाँ बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके वालिद का नाम काजी दानिश अली, कस्बा मतलब बच्चों होता है छोटा गाँव, कस्बा मतलब छोटा गाँव। आप लोग पर्यायवाची भी पढ़े होंगे, कस्बा छोटा गाँव, छोटे गांव को हम कस्बा बोलते हैं। बागपत जिला मेरठ के ये रहने वाले थे। वह अपने खसर अबू अली शाह के वेसाल मतलब मौत के बाद तर्के वतन करके कांदला चले आए। इनके जो वालिद थे, मतलब वहाँ से छोड़ के वतन मतलब तर्क वतन, उनको वहाँ उस जगह को छोड़ के जहाँ पर इनके वालिद रहते थे वहाँ से छोड़कर तर्क वतन कर दिया, वहाँ से वो छोड़ दिया और ये कांदला वापस चले आए। एहसान दानिश अपनी नानिहाल कांधला में ही पैदा हुए। बच्चों कह रहा है कि एहसान दानिश जो है वो अपने नानिहाल में ही, कांधला में, इनके नानिहाल कहाँ था, कांधला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एहसान दानिश का नानिहाल कहाँ था, तो कांधला में ही पैदा हुए। हरचंद की केजा एहसान दानिश का जद्दी तरह इम्तियाज था, लेकिन काजी दानिश अली तक आते आते यह इन्हितात की आखिरी हद तक पहुँच चुका था। बच्चों कह रहा है, समझिए इस लाइन को, कह रहा है कि इनकी जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ही दौलतमंद आदमी थे। उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग था। लेकिन वो जो
दौलत थी, वह जो पैसा था, वो धीरे 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 इनके वालिद तक, इनके पिता जो काजी दानिश अली थे उन तक आते आते वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और एहसान दानिश तक आते आते वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इनहितात के आखिरी हद तक पहुंच चुका था, मतलब खत्म होने के आखिरी हद तक, मतलब पूरा दौलत खत्म हो चुका था। ये महागरीब हो चुके थे ये लोग। दानिश अली एक ठेकेदार के पास मजदूरों की जमात में थे। घर की हालात इतनी तंग थी कि इनको मजदूरी करना पड़ा। मजदूरों के साथ ये मजदूरी किया करते थे, काम नहीं रहने पर बेलचे और फावड़े से मजदूरी भी किया करते थे। अभी मैंने आपको समझाया। एहसान दानिश ने सिर्फ 4वीं जमात तक तालीम हासिल की। हाँ बच्चों, पेट की आग एक ऐसी आग है जो आपको दुनिया का हर काम कराने पर मजबूर कर दे। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पेट भरा हुआ है तभी बच्चों, अगर आपका पेट नहीं भरा रहेगा, आप भूखे रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई क्या, आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे अगर आप भूखे रहेंगे तो। सबसे पहले इंसान पेट भरने के लिए सोचता है। पेट की आग इस दुनिया की सबसे बड़ी आग है जो कभी नहीं बुझ सकती है। इसी के लिए इंसान दर दर की ठोकरें खाता है। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम गलत से गलत और अच्छे से अच्छा, वो इस पेट के लिए ही हो रहा है बच्चों। तो वही कह रहा है, एहसान दानिश ने सिर्फ 4वीं जमात तक तालीम हासिल की, मतलब उन्होंने सिर्फ 4वीं क्लास तक ही पढ़ा, क्योंकि मतलब भूख लगता था, कमाना है, और पैसा तो है नहीं घर में, तो इनको कमाना पड़ा, इनको पढ़ाई छोड़ देना पड़ा। लेकिन तालीम का शौक था, पढ़ाई का शौक था, वे मजदूरी करके भी पढ़ाई किया करते थे। मतलब बच्चों, पेट पालने के लिए इन्होंने अपना मजदूरी करना शुरू कर दिया। अरबी व फारसी कांधला के एक बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी। मतलब जो अरबी और ये पूछता है बच्चों, अरबी और फारसी एहसान दानिश ने किन से सीखी? तो हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से। गुर्बत की वजह से, गुर्बत मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, गुर्बत की वजह से कम उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर हुई। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि बहुत ही 11 साल की उम्र में 11 साल मैंने आपको बताया, एग्जाम में नहीं आएगा। 11 साल की उम्र से इन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। 11 साल कम ही तो उम्र है। इनके वालिद को किताबें सुनने का शौक था। हाँ बच्चों, जब ये इनके वालिद बहुत बूढ़े हो चुके थे तो जाहिर सी बात है वो तो मजदूरी कर नहीं पाएंगे। तो जब एहसान दानिश मजदूरी करके घर वापस आते थे ना, तो ये किताबें चौथी क्लास तक तो पढ़े थे ना, ये किताबें पढ़कर अपने वालिद को और उनके दोस्तों को सुनाया करते थे। हाँ बच्चों, सुनना भी पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे तरीके से राइटिंग बनाकर लिख दीजिएगा और भारी भारी शब्दों को बोल दीजिएगा तो ये पढ़ाई है। नहीं बच्चों, सुनना तो सबसे मतलब बेहतर पढ़ाई है। पढ़ाई का नियम ही बच्चों का होता है LSRW। सबसे पहले लिसनिंग मतलब सुनना, उसके बाद स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना जो है सबसे अंतिम चरण है बच्चों। आप जो सुनना है वो पहला चरण है सुनना। बच्चों जो छोटा सा बच्चा रहता है वो सबसे पहले सुनता है, वो आजू बाजू की बातों को सुनता है। अगर उसके आजू बाजू भोजपुरी में बात होगी ना, तो जब वो बोलेगा तो भोजपुरी ही बोलेगा। अगर उसके आजू बाजू अंग्रेजी में बात होगी तो जब वो बोलेगा तो अंग्रेजी में ही बोलेगा। तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सुनता है तो वो बोलता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो सुनना बच्चों, जिस इंसान के पास सुनने की क्षमता है ना बच्चों, वो इंसान, अगर आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है, अगर किसी के पास सुनने की क्षमता है तो कंपटीशन होगा बच्चों, तो वो आपको पछाड़ देगा। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि सुन वही पाता है जिसके पास कंसंट्रेशन पावर है। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि एक जगह दिमाग को स्थिर करने की क्षमता। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया और 20 मिनट का यह प्रश्न है और आप 5 ही मिनट में आप एकदम उकता गए, आप अपना बाल खुजलाने लगे और इस प्रश्न को छोड़ दिए, हमसे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, एक जगह दिमाग को स्थिर करके सोचने की जो क्षमता है वो घट गई है, वो खत्म हो गई है। तो आपको ध्यान देना है। आज तो बच्चों यूट्यूब रील ने कंसंट्रेशन पावर की धज्जियां उड़ा दी, एकदम बर्बाद कर दिया कंसंट्रेशन पावर को। बहरहाल समझिए बात को। उनके वालिद को किताबें सुनने का शौक था। सुनना बहुत जरूरी है बच्चों। अकबर जो था ना, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हर सुबह शाम अकबर अपने मतलब दरबार में पढ़े लिखे लोगों को बैठाता था और उनसे किताबें खुलवा कर पढ़वाता था और सुनता था, और वही सुनकर पूरा का पूरा साम्राज्य चलाता था। पढ़ा लिखा अकबर नहीं था। अब समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बात है सुनना। लिहाजा एहसान दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम के वक्त अपने वालिद और उनके चंद दोस्तों को किताबें पढ़कर सुनाते थे। मैंने अभी आपको बताया, काजी मोहम्मद जकी के कुतुब खाने से किताबें आती थीं जो एहसान के उस्ताद थे। बच्चों को रहा है कुतुब खाने, अब सब किताब की जमा, किताब का बहुवचन कुतुब। तो बच्चों कुतुब खाने का मतलब होता है लाइब्रेरी। तो क्या लाइब्रेरी में एक किताब रहता है? तो नहीं,
लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रहती हैं, तो किताब की जमा कुतुब, कुतुब खाने, लाइब्रेरी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, कुतुब खाने से किताबें आती थी। जो एहसान के उस्ताद थे, जिनका यह लाइब्रेरी था, जिनका यह कुतुब खाना था, वह एहसान दानिश के उस्ताद थे। उन्हीं के लाइब्रेरी से किताबें लाते थे और पढ़कर अपने वालिद और उनके दोस्तों को सुनाते थे। कांधला में कुछ दिनों तक मजदूरी करने के बाद वह तलाशे मुआस में लाहौर आए। बच्चों कह रहा है क्या कि कांधला में मजदूरी करते थे, लेकिन वहाँ पर काम खत्म हो गया, तो फिर पैसे की तलाश में तलाशे मुआस का मतलब होता है रोजगार, तलाशे मुआस का मतलब रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तलाशे मुआस के चक्कर में कहाँ आए, लाहौर आए और मेमारों के पास ईंट ढोने का काम करने लगे। और जो मेमार का मतलब होता है ठेकेदार, आपका जो घर बनाया वो ठेकेदार ही ना बनाता है, और ठेकेदारों के पास वो क्या करने लगे, ईंट ढोने का काम करने लगे। दोपहर में जब मजदूर आराम करते तो एहसान किताबें पढ़ते थे। बताइए, पढ़ने का शौक बच्चों इतना था कि जब मजदूर दोपहर में खाना खाकर आराम करते थे तो ये आराम नहीं बल्कि पढ़ाई करते थे। बच्चों अगर दिल के अंदर हौसला हो तो इंसान मजदूरी करके पढ़ ले। आप अब्दुल कलाम को देख लीजिए, अखबार बेचकर उन्होंने पढ़ाई कर लिया। तो उसी प्रकार मजदूर आराम करते तो एहसान किताबें पढ़ते। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे यह मेमारी तक पहुंचे, मतलब यह ठेकेदार बन गए। देखिए दिमाग इनका था, ये मजदूर से ठेकेदार मजदूर से मिस्त्री बने, मिस्त्री से ठेकेदार बने, मेमारी मतलब ठेकेदार पहुंचे। लेकिन बाद में यह काम तर्क कर दिया। लेकिन बाद ये जो काम है बच्चों बहुत झंझट वाला काम है, घर बनाना, ठेकेदारी करना, मिस्त्री का काम करना, ये बहुत झंझट वाला काम है। तो इन्होंने इसलिए काम, ठेकेदार बन गए थे, पैसा अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो इसलिए उन्होंने ये काम तर्क कर दिया, छोड़ दिया। इन्होंने रंगसाजी, बच्चों रंगसाजी का मतलब होता है पेंटिंग। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, पहले साड़ियों पर पेंट होता था, कपड़ों पर पेंट होता था, उसके लिए एक मजदूर को रखा जाता था। तो इन्होंने रंगसाजी मतलब पेंटिंग, दफ्तर की चौकीदारी आप समझते ही हैं, फसल की कटाई, बागबानी और कुतुब फरोशी। बच्चों यहाँ पर पकड़िए, कुतुब फरोशी। कुतुब फरोशी बच्चों आपने सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी बच्चों, सरफरोशी आपने सुना है ना, सरफरोशी। बच्चों सरफरोशी का मतलब होता है सर कटाने की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, मतलब सर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है और देखना है कि जोर कितना जो कातिल है उसके बाजू में है। तो सरफरोशी मतलब सर कटाना। तो क्या यहाँ कुतुब फरोशी मतलब, कुतुब मतलब किताब है, तो कुतुब फरोशी का मतलब क्या होगा, किताब काटना। किताब काट कर आपको मिलेगा क्या, नहीं। बच्चों जो शब्द होते हैं ना उनका अर्थ लोकेशन डिसाइड करता है। वो लोकेशन के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं बच्चों। उसी तरह एक इंसान घर में कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और, अपने बीवी के सामने कुछ और रहता है। उसी तरह जो शब्द रहते हैं वो लोकेशन के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर तो सरफरोशी, यहाँ पर तो सर कटाना हो गया, लेकिन यहाँ पर कुतुब फरोशी का मतलब हो गया किताब बेचना। किताब बेचना, किताब को काट कर मिलेगा क्या, तो कुतुब फरोशी मतलब किताबें बेचना। किताब की जमा कुतुब, तो बहुत सारी किताबें ये बेचते थे। एक किताब बेच कर तो पेट चलेगा नहीं, तो कुतुब फरोशी वगैरह का काम किया। बाद में लाहौर के मोहल्ला मुजंग में अपना जाति कुतुब खाना मुक्तबे दानिश के नाम से कायम किया। ये इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि एहसान दानिश ने अपना जाति जो कुतुब खाना था वो कहाँ कायम किया, तो मोहल्ला मुजंग में, लाहौर के मोहल्ला मुजंग में। शेर व शायरी का जोक मतलब शौक बच्चों, शेर व शायरी का जोक काजी मोहम्मद जकी की सोहबत में पैदा हुआ। एहसान दानिश के दोस्त तौकीर ताहिर ने उनकी हौसला अफजाई की। इनके जो दोस्त थे वो बहुत इनको मतलब मोटिवेट करते थे, आगे बढ़ने के लिए कहते थे, इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल पाए। इन्हीं की कोशिशों से इन्होंने पहली मर्तबा मुशायरा पढ़ा और इन्हीं के बदौलत, अपने दोस्त के बदौलत एहसान का बहुत सा कलाम जाय होने से बच गया। कह रहा बच्चों इनके दोस्त ने ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनका साथ दिया। आजकल तो बच्चों दोस्ती का तो कहिए ही मत, ज़िंदगी के हर मोड़ पर इनका साथ दिया, इसलिए कामयाब हुए। मुशायरा का मतलब होता है कवि सम्मेलन, ये कवि भी बने, मतलब कविता भी ये लिखते थे और ये कविता पढ़कर लोगों को सुनाते थे। किनके बदौलत, इनके दोस्त ने इनको मोटिवेट किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आजकल तो कहिए ही मत, लोग तो टांग खींचते हैं। एहसान दानिश बुनियादी तौर पर नज़म के शायर है, नज़म मतलब पोएम, लेकिन इन्होंने शायरी की दिगर असनाफ, बच्चों सिन्फ की जमा असनाफ आएगा, वाई से जमा बनाने के लिए सिन्फ की जमा असनाफ। मैं बच्चों आपको जब बुक पढ़ाऊंगा तो उसमें जितना भी ग्रामर है मैं साथ में हाईलाइट कर दूंगा कि ताकि आपको ज़्यादा ग्रामर में दिमाग नहीं लगाना पड़े, आप पढ़कर ही आधा से ज़्यादा ग्रामर सीख जाएं। शायरी की दिगर असनाफ, दिगर मतलब दूसरे असनाफ, सिन्फ की जमा असनाफ मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, प्रकार में भी तबे आजमाई की और नसर में भी लिखा। उनके कुछ अहम तसानीफ, तसनीफ के जमा तसानीफ के नाम यूं हैं, हदीसे अदब, दर्द जिंदगी, नकीर फितरत, नवाए कारगर, चिरागा, आतिशे खामोश,
मुकासात से राजा जादुए नौ जखम व मरहम गोरस्तान मिरासी मोमिन जहान दानिश जहान दिगर जंजीरा बहारा। मार्च 1982 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से वो चले गए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इस कहानी को समझना है, मैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी में ये मजदूरी का काम करते थे बच्चों, और आगे चलकर इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाते हैं, और इस कहानी को आपको सुनना है, क्योंकि इस कहानी से बच्चों ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। अगर सुनना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।